दोस्तों, आज की कहानी है अभी समय है संभल जाइए बेटे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। पुत्रों से पहले ही उम्मीद न थी और अब तो उनसे कुछ कहना ही बेकार है। अब वो जाने उनका काम जाने। मुझे जो निर्णय लेना था ले लिया, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती। दादा बनवारी लाल बरनवाल भी जब कोरोना ग्रस्त हुए तो घर में जैसे सबकी नींद खुली। सुधा अपने दोनों बेटे को बहुत पहले से चेतावनी दे रही थी कि घर की हालत ठीक नहीं चल रही, व्यवसाय चौपट हो गया है और इन्हें काहिली से फुर्सत नहीं। यही हाल रहा तो और बुरे दिन देखने को मिलेंगे। सारा कुछ कर्ज में डूबा हुआ है। यह बैंक वालों और महाजनों के तगादतों से समझ आ रहा था, मगर उनके कानों पर जूं तक न रेंग रही थी। विगत दिनों ही घर के मुखिया रामनाथ बरनवाल कोरोना से लड़ते लड़ते चल बसे थे। उन पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वे बच ना पाए। शहर के प्रसिद्ध पारस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। यह कुछ समय था जब ऑक्सीजन से लेकर दुर्लभ दवाओं की महामारी थी। वह सब किसी प्रकार सिर्फ पैसों के बल पर ही तो उपलब्ध हुआ था। जब वहां भी स्थिति नहीं संभली तो उन्हें एयर एम्बुलेंस द्वारा बंगलुरु के प्रतिष्ठित अस्पताल में भी भिजवाया गया था। पैसे की किल्लत को सुधा तभी समझ पाई जब अकाउंटेंट सुधीर ने बताया कि बैंकों के खाते खाली हैं। तब उसने तुरंत अपने आभूषण निकाल उन्हें बैंक में जमा कराकर 10 लाख रुपए लोन ले उनके इलाज में खर्च किया था। उसके लिए पति का जीवन महत्वपूर्ण था। वहां से वे ठीक होकर आए ही तो थे कि ब्लैक फंगस नामक रोग ने जकड़ लिया। इससे इलाज के लिए भी पानी की तरह पैसा बहाया गया, मगर वे बच नहीं पाए। 1 साल से काम धाम बिजनेस व्यापार सब कुछ बंद ही तो था। शहर की एक मशहूर मार्केट में उनकी दुकान 10 साड़ी शॉप में कभी 28 स्टाफ काम करते थे और एक समय ऐसा था कि वहां कभी किसी को फुर्सत न मिलती थी। मगर लॉकडाउन के चक्कर में सारा कुछ चौपट होता चला गया। इस पर रामनाथ बनरवाल की जिद की दुकान बंद हो चले। स्टाफ को पूरा वेतन दिया ही जाना चाहिए। सभी को समय से नियमित वेतन दिया जाता रहा था। दादाजी ने दबे स्वर में उसका विरोध किया था, मगर वे कहाँ मानने वाले थे। और यही कारण था कि घर तो घर, बैंक से भी सारी नकदी निकल चुकी थी। एक उम्मीद थी कि त्योहारों और लगन के बाद स्थिति संभल जाएगी, मगर दूसरी बार का लॉकडाउन रही सही कसर पूरी कंगाल कर गया था। और ऐसी विषम परिस्थिति में वे कोरोना से ऐसे ग्रस्त हुए कि बाकी बची खुची संपत्ति भी उनके इलाज में खर्च हो गई। सुधा की मुसीबतों का अंत नहीं था। दादाजी ने इलाज के लिए अलग से बैंक से और महाजनों से भी पैसा का इंतजाम किया था, मगर पिताजी बच नहीं पाए थे। उल्टे भारी भरकम देनहारी छोड़ गए थे। घर के दोनों बेटे को जैसे इससे कोई मतलब न था कि घर का खर्च चल कैसे रहा है। उन्होंने कभी पैतृक व्यवसाय में रुचि नहीं ली। बड़े बेटे राजेश का अपना एक साहित्य संसार था, जिसमें वह अपनी कविताओं के माध्यम से रचता बसता था। साहित्य सेतु नामक एक संस्था का वह स्थापक सदस्य था और उसी बहाने वह अपने रूमानी कविताओं में उलझा डूबा रहता था। उसकी अपनी एक मंत्रिमंडली थी, जो कि उसके लिए अपने परिवार से बढ़कर थी। इतना कि अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं रखता था। छोटे बेटे राकेश का अपना नाटकों का संसार था। अभिनय और नाटकों के प्रति गहरी रुचि ने उसे भी अपने पैतृक व्यवसायिक कार्य से दूर कर दिया था। उसकी संस्था रंग रंग पटना के अलावा अन्य शहरों में भी नाटकों के प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी और उसके लिए भी अपने परिवार की अपेक्षा अपना एनजीओ और कलाकार परिवार ही सब कुछ था। उसकी पत्नी ने तो अब उसे कुछ कहना सुनना ही छोड़ दिया था।
और अपने नन्हे बेटे के साथ मग्न रहती थी। पिता और दादाजी ने अपने स्तर पर भरपूर प्रयास तो किया ही कि वे दोनों अपनी विशाल पैतृक व्यवसाय में थोड़ी रुचि ले, मगर उन दोनों में जैसे कारोबारी रक्त थे ही नहीं, और इसलिए वे दोनों इस दायित्व से भागे रहते थे। उन लोगों की बदौलत उनकी शहर में मशहूर कपड़े की दुकान चल रही थी, मगर वे चिंतित रहते थे कि उनके बाद क्या होगा, और इस समय यही विकट परिस्थिति आ गई थी। पिता के गुजरने के बाद जब पानी सिर से गुजरने लगा तो सुधा ने अपने उन दोनों बेटों को चेतावनी भी दे दी कि सारा बिजनेस ठप पड़ा है और आगे भी लॉकडाउन खुलने के आसार नहीं है। ऐसे में वे कुछ तो देखे, मगर जब शुरू से ही वे कुछ नहीं देखे तो अब क्या देखते। अभी हाल ही में तो पिता का श्रद्धा कर्म ही नहीं करते धूमधाम से किया गया, तो उसके भोज भात और दान दक्षिणा में लाखों खर्च हो गए थे, और यह सब दादाजी के क्रेडिट पर संपन्न हुआ था। मगर इसके बाद ही दादाजी भी कोरोना ग्रस्त हो गए थे। दुकान और गोदाम को गिरवी रखकर उन्होंने बैंक और महाजनों से कर्ज लिया था। व्यवसाय तो वैसे भी लेन देन और क्रेडिट पर ही चलता है। चिंतित सुधा को वो बुलाकर सारी वस्तुस्थिति से अवगत करा बोले, अब मैं यह भार और नहीं उठा सकता। सुधा, वैसे भी 42 साल का वृद्धा हूँ। रामनाथ के जाने के बाद मैं टूट चुका हूँ। तुम्हारे बेटों को शुरू से समझाते आया, मगर उन्होंने कभी रुचि नहीं ली कि साड़ी शौक के इस वैशाल व्यापार को देखी समझे। अब आगे का तुम ही देख सको तो देखना, ऐसा ना कहिए। वह फूट पड़ी, मैं क्या देख सकती हूँ। मेरा तो सारा समय इस विशाल आलीशान घर को ही देखने संभालने में चला गया। बाहर का काम मैं क्या जानूं। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊंगी। इसका कोई फायदा नहीं होगा। एक तो इस समय सारे डॉक्टर खुद परेशान हैं, व्यस्त हैं। अपने स्तर पर तो वे बेहतर ही काम करते हैं, मगर मुझे इसका एहसास हो रहा है कि अब मैं ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। वैसे भी रामनाथ के जाने के बाद मेरे जीने की इच्छा भी नहीं है। तुम वकील राजेंद्र को बुलाकर सब कुछ समझ लेना। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं अकेले झेल नहीं पाऊंगी। वह एकदम से घबराकर बोली, मैं अभी बेटों को बुलाती हूँ, शायद अब वे कुछ समझे। उसने तुरंत अपने बेटे को आवाज दी। सभी उनके कमरे से भागे भागे आए, मगर तब तक देर हो चुकी थी। पंछी पिंजरा छोड़ अनंत आकाश में उड़ चला था। सुधा को होश नहीं था। वह समझ नहीं पाती थी कि वह करे तो क्या करे। उसके सामने उसका अतीत साकार होने लगा था। सुबसार बनवारी लाल कोई 40 साल पहले एक छोटे से गांव से इस शहर में आए थे। वे कपड़ों की गठरी बांधे गली मोहल्लों में फेरी लगाकर कपड़े बेचा करते थे। बाद में स्थिति सुधरी तो एक दुकान को किराए पर ले लिया। रामनाथ बरनवाल से तकरीबन 30 साल पूर्व जब उसकी शादी हुई थी तो वे एक गंदी गली के एक छोटे से 2 कमरों में किराए के घर में रहते थे। विवाह के बाद ही अचानक व्यवसाय में तेजी आई तो एक भव्य मार्केट में भाड़े पर दुकान ले ली। कमाई बढ़ी तो रहन सहन का स्तर भी बढ़ा। फिर इस पॉश कॉलोनी में 800 गज जमीन ले यहाँ आलीशान मकान बना तो उसे परम संतोष का एहसास हुआ था। कितने उतार चढ़ावों को वह देख चुकी है। काश उसके बेटे यह व्यवसाय को समय रहते संभाल पाते। दादाजी को अंत्येष्टि के बाद वह थोड़ी स्थित हुई। आगे का काम कैसे चले, यही सोच रही थी, मगर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक उसे वकील अजेंद्र की याद आई। उसने उन्हें तुरंत बुलवा भेजा। साथ ही अकाउंटेंट सुधीर और उसके सहयोगी को भी बुला लिया। इसी बीच दोनों बेटों को भी उसने अपने पास आने को कहा। खुद को मानसिक स्तर पर तैयार करने में लग गई।
बेटे तुम बताओ, तुम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हो? सुधा ने अपने बेटों की ओर देखते हुए उनकी तरफ सवाल उछाल दिया। मैं सारा कर्ज खत्म करना चाहूंगी। मुझे अपने घर की कुर्की जब भी नीलामी कर बदनामी नहीं करवानी। कुल कितने का कर्ज बकाया है? राजेश ने सहज भाव से कहा। तो सुधीर ने तुरंत जवाब दिया, यही कोई 20 करोड़ रुपए का बकाया है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी रकम! राकेश हिचकिमुक कर बोला, कहाँ से आएगी इतनी बड़ी रकम? देखो माँ, हमारी दुकान चलने में ना पहले रुचि थी और ना अब है। राजेश तटस्थ भाव से बोल रहा था। उस दुकान और गोदाम को बेचकर यह कर्ज चुकाया जा सकता है और कोई रास्ता भी नहीं बचा है। आजेंद्र जी बोले, सुधीर जी शायद इसका भी लेखा जोखा कर रखे होंगे, वही बेहतर बात सकते हैं। काफी खराब लग रहा है। यह स्थिति देखकर सुधीर संकुचाते हुए बोले, एक दिन वे देखे थे हमने कि इस घर में रुपयों की बरसात होती थी और मुझे उसका हिसाब किताब रखते रात के 11 बज जाते थे। और आज का दिन है कि मुझसे इस प्रॉपर्टी के बेचने के लिए हिसाब लगाने को कहा जा रहा है, तो उसे हमें ही अच्छा लग रहा है क्या? राकेश आगे बढ़कर बोला, हम इसे संभाल नहीं सकते। इस पर इतनी बड़ी देनदारी है तो कोई क्या करे? अब आप लोग दबाव दे रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा। मुझे तो सुन लीजिए, वह सब बेचने के बाद लगभग 15 करोड़ रुपए ही आएंगे। बाकी के 5 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे, यह विचार कर लीजिए। फिलहाल इतना तो व्यवस्था कर लीजिए। राजेश उठता हुआ बोला, आगे की आगे देखा जाएगी।